हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये कक्षा BA फर्स्ट ईयर के एजुकेशन विषय की है, जिसमें कि हम पेपर फर्स्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक रोल ऑफ मास मीडिया इन एजुकेशन का पार्ट सेकंड है और ये लेक्चर नंबर 17 है। ओके स्टूडेंट्स, इसके पहले के पार्ट में हमने जनसंचार के साधन क्या होते हैं, जनसंचार और शिक्षा क्या है, उसके बारे में जाना था। अब आज की क्लास में हम उन सभी साधनों पर, यानी कि जो जनसंचार के प्रमुख साधन हैं, उन साधन और जो शिक्षा के प्रमुख साधन हैं, उनका हम शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार प्रयोग करते हैं, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे आज की कक्षा में। चलिए स्टूडेंट्स, इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, जनसंचार के लिखित साधन और शिक्षा। देखिए, सबसे पहले जनसंचार के प्रमुख साधन कौन से हैं? लिखित साधन। और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले साधन कौन से होते हैं? लिखित साधन, अर्थात आपकी पुस्तकें। पुस्तकों से ही सबसे पहले आपको औपचारिक शिक्षा दी जाती है। तो लिखित साधन और शिक्षा के बारे में हम पहले बात करेंगे। देखिए, जनसंचार के लिखित साधनों में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, बुकलेट, पंपलेट आते हैं। इन्हें दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से? सामान्य और शैक्षिक। सामान्य वर्ग में क्या होते हैं? दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार पत्र एवं विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं, सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा प्रकाशित बुकलेट, पंपलेट और शैक्षिक वर्ग से संबंधित पत्रिकाएं आती हैं। ठीक है ना। तो जनसंचार में वही पत्र पत्रिकाएं और बुकलेट्स वगैरह को कंसीडर किया जाता है जो बहुत बड़े समुदाय में एक साथ बंटती हैं या बहुत बड़े समुदाय तक एक साथ वो पहुंच पाती हैं। ठीक है ना। तो इसलिए उन्हें जनसंचार के माध्यमों में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर पूरे देश में एक प्रतिदिन निकलता है, पूरे देश के लोगों तक पहुंचता है। तो इसीलिए न्यूज़पेपर में अगर कोई बात छपती है तो वो पूरे देश के लिए खबर बन जाती है। ठीक है ना। वो पूरे देश के लिए जानकारी बन जाती है। तो ये सामान्य हुआ, सामान्य वर्ग में। आगे देखिए ज़रा, इसमें सामान्य सामग्री में बुकलेट, पंपलेट, मनुष्य जीवन से संबंधित लेख पर विचार, सूचना प्रकाशित होती हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं, यांत्रिक साधन कौन कौन से होते हैं। देखिए, यांत्रिक साधन में रेडियो, टेलीविज़न, चलचित्रों का विशेष महत्व है। ये आज शिक्षा के साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। शिक्षा की दृष्टि से इनकी दोहरी भूमिका है। एक तो जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उनका हमारे जीवन से सीधा संबंध होता है और उनसे हम लाभान्वित होते हैं। दूसरी, ये औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में माध्यम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात ये जो यांत्रिक साधन है, वो यांत्रिक साधन हमारे जीवन में दोहरी भूमिका निभाते हैं। पहला तो हमारा मनोरंजन करते हैं, मनोरंजन करने के लिए हम इन्हें प्रयोग करते हैं। दूसरा, शिक्षा के लिए भी हम इन्हें प्रयोग कर रहे होते हैं। यानी कि शिक्षा की दृष्टि से काम क्या होता है कि जो भी ये कार्यक्रम होते हैं ना, तो पहली चीज़ वो क्या कर रहे होते हैं कि हमें जो ज्ञानपरक बातें होती हैं, जो उनके मैसेज होते हैं, उससे हम लाभान्वित होते हैं। साथ ही साथ ये औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा के केंद्र एवं माध्यम के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। अब कई बार औपचारिक शिक्षा भी हमें टेलीविज़न, रेडियो के माध्यम से मिलती है। अर्थात टेलीविज़न पे यदि कोई आपका सिलेबस से रिलेटेड कोई चैप्टर या कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो वो एक तरीके से औपचारिक शिक्षा से रिलेट कर रहा है। और निरौपचारिक शिक्षा जो आपकी है, निरौपचारिक जो शिक्षा होती है, दूरस्थ शिक्षा जिसे कहते हैं, जिसमें रिकॉर्डेड और वर्चुअल क्लासेस के द्वारा या लाइव क्लासेस के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा होता है, तो वो भी इस यांत्रिक साधनों के द्वारा ही संभव है। ठीक है। देखिए, इसमें रेडियो एवं ट्रांजिस्टर के बारे में दिया हुआ है। रेडियो इस युग में जनसंचार का सबसे सस्ता और अच्छा साधन है। हालांकि अब तो रेडियो कोई यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अभी भी रेडियो इसमें सबसे सस्ता और अच्छा साधन है। लेकिन लोग अब इंटरनेट की तरफ ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मोबाइल और इंटरनेट सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला साधन हो गया। ठीक है। तो ये रेडियो का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इसलिए लिया गया कि सबसे पहले यही एक ऐसा यांत्रिक साधन था, अर्थात रेडियो एक ऐसा यांत्रिक साधन था जो हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था, सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। इसीलिए हमें यहाँ पर इसके बारे में भी चर्चा करना आवश्यक है। ठीक है। रेडियो पर आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रसारित होते थे, आज भी होते हैं, लेकिन हम उस पर उतना ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। ठीक है। क्योंकि हमारे घरों में टेलीविज़न है और टेलीविज़न के साथ साथ हमारे हाथों में मोबाइल फ़ोन है, तो हम सारी जानकारियाँ अपने मोबाइल फ़ोन से ही प्राप्त करने का प्रयास कर लेते हैं।
रेडियो वगैरह की तरफ हमारा अब ध्यान नहीं जाता। लेकिन जिस काल में ना तो मोबाइल था, ना तो इंटरनेट था, ना तो टेलीविज़न था, उस समय सिर्फ़ और सिर्फ रेडियो ही एकमात्र सहारा होता था लोगों के मनोरंजन का भी और साथ ही साथ ज्ञानपरक बातों को सीखने का भी। ठीक है ना। इसमें भी देख सकते हैं, यूँ तो रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का शैक्षिक महत्व होता है, परंतु कुछ कार्यक्रम तो उस पर औपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षा से संबंधित ही प्रसारित होते हैं। ठीक, जैसे कि रेडियो पर जो ज्ञानवाणी चैनल है उस पर आपके जो विश्वविद्यालय यानी CSJM यूनिवर्सिटी अर्थात छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के द्वारा काफ़ी समय से विभिन्न विषयों में लेक्चर्स आपके प्रसारित होते हैं। विषय विशेषज्ञ उसमें उस प्रोग्राम में आकर बच्चों को गाइड करते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताते हैं ज्ञानवाणी चैनल के द्वारा। ठीक है ना। तो ये आज भी लगातार अनवरत रूप से अभी भी जारी है, बस हमको उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और रेडियो ट्रांजिस्टर द्वारा जो शिक्षा का जो दौर है वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है। लगभग सन हमारे आज़ादी के आसपास की बात है, उसके बाद से ये सारी चीज़ें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक है। इस प्रकार आगे देखिए, इस प्रकार शिक्षा की दृष्टि से आकाशवाणी के कार्यक्रमों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, एक सामान्य और दूसरा शैक्षिक। तो सामान्य कार्यक्रम वो जो मनोरंजन के लिए है और शैक्षिक कार्यक्रम वो जो शिक्षा के क्षेत्र में इम्पॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं टेलीविज़न। देखिए आजकल टेलीविज़न का युग है, तो भाई टेलीविज़न के युग में जनसंचार का सबसे शक्तिशाली साधन है। यह विलासिता का साधन पहले माना जाता था, लेकिन अब इसकी शैक्षिक योग्यता इतनी बढ़ गई कि हमारे लिए आवश्यकता बन गया है। रेडियो पर जो प्रसारित होते थे कार्यक्रम, हम सिर्फ उनको सुन पाते थे। टेलीविज़न आने से अब हम सुन भी लेते हैं और देख भी लेते हैं एक साथ। तो इसी वजह से ये और ज़्यादा क्या हो गया, लोकप्रिय हो गया। और ये साधन भी, ये जो साधन थे, ये साधन भी आपके औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित प्रसारित किए जाते हैं। इस पर भी प्रोग्राम, इसके जो कार्यक्रम होते हैं उन्हें भी 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, एक सामान्य और दूसरे शैक्षिक। ठीक है ना। तो सामान्य कार्यक्रम भी उसमें प्रसारित होते हैं और शैक्षिक कार्यक्रम भी इस टेलीविज़न के द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं सांस्कृतिक साधन की तरफ। जनसंचार के सांस्कृतिक साधन और शिक्षा। देखिए जनसंचार के सांस्कृतिक साधनों में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, रेडियो टेलीविज़न का आविष्कार इस युग की देन है। इसके पहले जनसंचार के साधन नाटक थे, आज भी उनका अपना महत्व है, आज भी वे जनसाधारण के बीच लोकप्रिय हैं। इनके माध्यम से किसी समाज की सभ्यता एवं संस्कृति का संक्रमण स्वाभाविक रूप से होता है। मूलतः ये मनोरंजन के साधन है, पर इसके साथ साथ इनका प्रयोग चरित्र निर्माण के लिए भी किया जाता है, सभ्यता एवं संस्कृति की शिक्षा के लिए भी किया जाता है। ठीक है। तो जनसंचार के जो साधन हैं, सांस्कृतिक साधन हैं, उनका भी शिक्षा में अपना अलग महत्व है। ठीक है छात्रों, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, जिसमें कि हमने जनसंचार के प्रमुख साधनों के बारे में चर्चा करी अपनी दोनों कक्षाओं में, पिछली कक्षा में भी और इस कक्षा में भी, जहां हमने जनसंचार के लिखित साधन, यांत्रिक साधन और सांस्कृतिक साधन की जो चर्चा है या उसके बारे में जो डिस्कशन है हमने पूरी तरीके से किया और इसको अच्छे से समझा भी है। आप लोगों को होमवर्क में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस क्लास को 2 से 3 बार देखिए और अपनी पुस्तकों से ज़रूर पढ़िए। बच्चों, पुस्तकें ज़रूर खरीद लीजिए, पुस्तकों के बिना सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, आप ये याद रखिए। स्वाध्याय एग्ज़ाम अपने आप की पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है, स्वाध्याय के बिना पढ़ाई अधूरी रहती है, तो स्वाध्याय पर ध्यान दीजिए। ठीक है छात्रों, आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।